वेलकम फ्रेंड्स, आपका मेडिकल आत्मा चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं स्टडी के साथ में कुछ आपके लाइफ के रिगार्डिंग दो चार शब्द और मेरे नए नए बुक को आपके सामने रखना चाहूँगा, जो एक फेमस राइटर ने लिखी है। बस इनको समझ के अपनी ज़िंदगी में डालने की कोशिश करिएगा, तब आप लाइफ के साथ में बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट और इक्विलिब्रियम सेट करके अपनी लाइफ को इजीली लिव करेंगे। ठीक है, तो जस्ट राइट 4 लाइन्स मैंने ऊपर लिखी है। ठीक है, स्टडी के साथ में आपको कंसिस्टेंट गाइडेंस और एक ट्रैकिंग और मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है, लेकिन कुछ नया मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि रीड दिस। यस्टरडे वाज वेस्ट पेपर, यस्टरडे वाज वेस्ट पेपर। जस्ट बिकॉज कल आपका बीत चुका है, तो एक बीता हुआ पन्ना, खराब पन्ना है, तो उसको आप कोशिश करिए भूलने की। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पास्ट में आपके साथ में अच्छी नहीं हुई है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई है लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाई है, तो आपको उन चीज़ों का रिग्रेट नहीं करना है। हाँ, अगर आप उनसे लेसन ले सकते हैं, आप लेसन लीजिए और आगे फॉरवर्ड होइए। ठीक है, लेकिन उसको लेके मत बैठिए। उसके साथ में टुडे इज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का काम आपको पता है। न्यूज़पेपर आपको पैन वर्ल्ड जो आपके आसपास, आपकी दुनिया में, देश दुनिया में क्या हो रहा है, सब आपको इन्फॉर्मेशन देता है। जस्ट यू हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन और हमको यूज़ करना है फॉर फर्दर, आगे के लिए हम उसको यूज़ करना है। मतलब टुडे, आज का जो दिन आपके लिए न्यूज़पेपर का काम करेगा। आपके पास में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज को फोकस करना है और करियर गोल्स सेट करके उनके लिए वर्कअप करना है। उसके बाद में टुमारो विल बी क्वेश्चन पेपर। आपका जो आने वाला कल है आपके लिए प्रश्न पत्र या क्वेश्चन पेपर का काम करेगा, जो जिसमें आपकी जितनी तैयारी होगी आप उतना अच्छा दे पाएंगे और आपको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ में बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन जो अब आपके सामने आ रही है कि रीड एंड राइट केयरफुली। आप इन पन्नों को स्पेशली टुडे यानी प्रेजेंट और टुमारो यानी फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ में बैलेंसिंग करके आप अच्छे से उसको पढ़िए और लिखिए। मतलब अपनी जो स्क्रिप्ट है लाइफ की, उसको आप प्लान करिए और उसको लिखिए। ठीक है, केयरफुली, बड़े ध्यान से, नहीं तो क्या होगा, लाइफ विल बी टिश्यू पेपर। तो आपको टिश्यू पेपर की अहमियत पता है कि टिश्यू पेपर की अहमियत क्या होती है, उसको किस तरीके से यूज करके कैसे फेंका जाता है, आपको अच्छे से पता है। तो मैं नहीं चाहता कि स्पेशली जितने लोग हैं मेरे चैनल को या जो मुझे देख सुन पा रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि बस जहाँ आप खड़े हैं आज 50% जो बीता है, जो हुआ है, सब छोड़ दीजिए। बस अब आप फोकस करिए कि आपके आने वाली जो लाइफ है वो टिश्यू पेपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन्हीं सब बेस्ट विशेष के साथ में आज का टॉपिक हम फिर से शुरुआत करेंगे, जिसमें कि लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था कि अच्छे से आप उसको रिवीजन करिएगा। हीमोपोइसिस चल रहा था लास्ट क्लास में, आपने उसको देख लिया होगा, और एक बार अच्छे से आप रिवीजन करके फिर से उसमें इस टॉपिक को देखने की कोशिश करेगा, आपको बहुत अच्छा ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, हीमोपोइसिस क्या बोला था हमने, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। इसको मैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स बोल सकता हूँ। ठीक है, इसको रिमूव कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। अब देखिए, इसके अंदर मैं आपको 2-3 टर्म्स बताना चाहूंगा, उन टर्म्स पर फोकस करिएगा। पूरी क्लास आपके लिए बड़ी इजी रहेगी, पूरी क्लास आपके लिए बड़ी इजी रहेगी। देखिए, एक वर्ड है स्टेम सेल, इसको मैं SC बोल देता हूँ। एक वर्ड है PSC, एक वर्ड है PHSC। ठीक है, स्टेम सेल, स्टेम सेल आपने नाम तो सुना होगा। स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल एक वो सेल है जो आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में जितनी भी इल या जो डैमेज सेल हुई है, जितनी भी कोशिकाएं हैं जो या तो बीमार हो चुकी है या फिर वो डैमेज हो चुकी है या वो मर चुकी है, ठीक है, उन सब का रिप्लेसमेंट या उन सब को रीजनरेट करने की कैपेसिटी जिसमें होती है, वो सेल स्टेम सेल कहलाती है। ठीक है, जितनी भी बीमार या जो डैमेज के सेल्स हो चुकी है, उनका जो रिप्लेसमेंट करने का जो कैपेसिटी रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल। बड़ी इंपॉर्टेंट सेल है ये। मान लीजिए ये स्टेम मतलब तना, यहाँ से आप सब कुछ आपकी लाइफ में, ये मतलब उसके बाद में आप सब कुछ जनरेट कर सकते हैं।
ठीक है। तने के बाद में ब्रांचेज जनरेट कर सकते हैं आप, उसके बाद में लीव्स जनरेट कर सकते हैं, एक पेड़ की बात कर रहा हूँ, पत्तियां जनरेट कर सकते हैं, पत्तियों के बाद में फूल जनरेट कर सकते हैं, फल जनरेट कर सकते हैं, सब कुछ जनरेट कर सकते हैं। क्यों? किसकी वजह से? स्टेम की वजह से, तने की वजह से। तो वहीं से उसी टर्म से इसको नाम दिया गया स्टेम सेल, मतलब वो कोशिका जो आपकी डैमेज हुई या इल हुई कोशिकाओं को रिप्लेस करने की कैपेसिटी रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल। ठीक है। अब देखिए पीएससी, इसमें एससी सेम है, ठीक है, स्टेम सेल सेम है। पी मतलब प्लूरीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, और एससी मतलब स्टेम सेल। प्लूरीपोटेंट मतलब, प्लूरीपोटेंट वर्ड का मतलब ये है कि वो सेल जो कैपेसिटी रखती है किस चीज की? डेवलप एनी सेल और एनी टाइप ऑफ सेल, किसी भी प्रकार की सेल को डेवलप करने की कैपेसिटी जो रखती है, किसी भी प्रकार की सेल को, बॉडी में किसी प्रकार की सेल्स को जो डेवलप करने की कैपेसिटी रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या है? जितनी भी डेड या जो इल कोशिकाएं हैं उनको रिप्लेस करने का काम या रीजनरेट करने का काम कौन करती है? स्टेम सेल। ठीक है। अब स्टेम सेल के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिसके अंदर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल एक उसका जस्ट सब टाइप है। उसके अंदर क्या होता है कि ये जो चीज है प्लूरीपोटेंट, इसका मतलब है कि बॉडी की किसी भी ऑर्गन, किसी भी टाइप की सेल्स को ये बना सकती है, फिर से बना सकती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लूरीपोटेंट। पोटेंट मतलब, पोटेंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल इतनी कैपेबल, वेरी मोस्ट कैपेबल, उसको हम बोलते हैं पोटेंट। अब उसी का नेक्स्ट टर्म है पीएचएससी। इसको देखिए, पी स्टैंड्स फॉर प्लूरीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट। एच स्टैंड फॉर हीमोपोएटिक, हीमोपोएटिक, हीमोपोएटिक। एस स्टैंड्स फॉर स्टेम सेल। प्लूरीपोटेंट मतलब वो सेल या वो सेल जो किसी भी टाइप की कोशिका सेल्स को रीजनरेट कर सकती है, फॉर्मेशन कर सकती है। हीमोपोएटिक, अब देखिए अपना हम यहाँ से निकल रहे हैं। हीमोपोएटिक, पोएसिस मैंने क्या बताया था आपको? जनरेशन। हीमो मतलब ब्लड, ब्लड सेल्स का जो जनरेट करने की कैपेसिटी जिस स्टेम सेल में होती है उसको हम प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल बोलते हैं। स्टेम सेल क्यों? क्योंकि जितनी भी डैमेज, मान लो आरबीसी डैमेज हो गई, डिग्रेड हो गई, डब्ल्यूबीसी डिग्रेड हो गई, तो उन सबका रीजनरेशन करने के लिए कैपेसिटी किसमें है? स्टेम सेल में। कौन सी स्टेम सेल में? प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक। प्लूरीपोटेंट मतलब किसी भी प्रकार की सेल्स को रीजनरेट कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरीपोटेंट। तो अब किसी भी प्रकार में कौन सी स्पेसिफिक टाइप की सेल? हीमोपोएटिक। हीमोपोएटिक मतलब जो ब्लड सेल्स होती है, जो ब्लड सेल्स जो डैमेज हो चुकी है, डिग्रेड हो चुकी है, उनका जो फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी जिसमें है उसको हम बोलते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम, हीमोपोएटिक स्टेम सेल। ये तीन टर्म आपको समझ में? चलिए इसी के बाद में हम नेक्स्ट आपको टॉपिक की तरफ लेकर आता हूँ। आज आपको एक एक सेल बना होगा, बस आप यहाँ फोकस करिए, एक एक सेल। ब्लड के अंदर जितनी भी सेल्स पाई जाती है सारी सेल्स आपको यूं बनाना सिखाऊंगा, बस ध्यान रखिएगा। ठीक है। सबसे पहले हम बात करें, ये सब कहाँ हो रहा है? सबसे पहले एम्ब्रियो में। ठीक है। ये जितनी भी स्टेम सेल्स होती है ये किसमें होती है? बेसिकली एम्ब्रियो में। इंट्रायूट्राइन लाइफ में स्टेम सेल्स का जनरेशन होता है। ठीक है। टिल द बर्थ स्टेम सेल्स उसके अंदर पेटेंट रहती है, उसके बाद में उसका डिग्रेडेशन या उसका जो मैच्योरेशन के साथ में जो उसकी एफिशिएंसी, जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। ठीक है। तो जितनी भी प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स है ना, सब आजकल आपने देखा होगा कि प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है, पीएससी स्टोरेज हो रहा है, ये प्रिजर्व कर रहा है। जैसे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि जैसे ही बेबी बर्थ कर रहा है तो जो कोर्ड ब्लड होता है, जो कोर्ड होती है उसमें से कोर्ड ब्लड के अंदर से स्टेम सेल निकालते हैं और स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर लेते हैं। बहुत सारे स्टेम सेल प्रिजर्वेशन बैंक्स होते हैं, हालांकि काफी कॉस्टली प्रोसेस है। ठीक है। लेकिन उसका फायदा क्या है? मान लो किसी की न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए, तो न्यूरॉन्स तो वो वाले टिश्यू जो एक बार डिग्रेड हो गए या खत्म हो गए या उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई, तो उसके बाद में आप वापस से उनको रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। इसी की वजह से पैरालिसिस होता है। पैरालिसिस में क्या होता है? कोई भी सेल जो मान लो एक बार नर्वस सेल या कोई नर्वस सेल डैमेज हो गई तो उसके बाद में आप उसको रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए स्पेशली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए आजकल स्टेम सेल प्रिजर्वेशन का एक ट्रेंड चल रहा है, हालांकि कॉस्टली प्रोसेस है लेकिन ट्रेंड चल रहा है। अब जो पीएससी, अब उसके अंदर जो स्टोरेज या जो प्रिजर्वेशन करते हैं वो किसका करते हैं? पीएससी, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। क्योंकि ये वो सेल है ना
जो बॉडी की किसी भी कोशिका को, किसी भी टाइप की सेल को रीजनरेट कर सकती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेम सेल कौन सी है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। अब ये सबसे बेस्ट, सबसे जो बेस्ट होती है, सबसे जो बेस्ट आपको अगर प्रिजर्व करनी है तो कौन सी होती है? एम्ब्रियोनिक। जो स्टेम सेल, जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल एम्ब्रियो की, उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। और उसके बाद में होती है फीटल पीएससी, ठीक है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल ऑफ फीटस, फीटल पीएससी सबके बाद में, उसके बाद में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट ये होती है, उससे लीस्ट ये होती है, सबसे लीस्ट होती है बोन मैरो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है, बोन मैरो प्लूरिपोटेंट। तो प्राइमरीली सबसे बेस्ट जो होती है, सबसे बेस्ट स्टेम सेल जो प्रिजर्वेशन आप कर सकते हो होती है एम्ब्रियोनिक, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ही तो बना, एम्ब्रियो से ही तो पूरी बॉडी बन रही है। जो बच्चा या जो फीटस या जो बेबी बर्थ ले रहा है, किसकी देन है वो? इसी एम्ब्रियो की देन है ना। इसके अंदर जो स्टेम सेल है उसी से तो पूरा रिजनरेशन हो रहा है। तो आप मान लो स्टेम सेल अगर आपने प्रिजर्व कर लिया और उसको अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया बाद में, तो वापस से वही इंसान बना सकते हैं, मतलब एज पर साइंटिस्ट आप वही इंसान बना सकते हैं जिससे एक बच्चा नॉर्मली बनता है, एक बेबी जो डिलीवर करता है एट द टाइम ऑफ, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेम सेल होती है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, वो किसकी होती है? एम्ब्रियो की, उसके बाद में फीटस की, और उसके बाद में बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स होती है, बोन मैरो स्टेम सेल्स, ठीक है, वो थर्ड प्रायोरिटी पे प्रिजर्वेशन के लिए सबसे बेस्ट में ठीक होती है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था पीएससी की, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल की। तो हम बात करते हैं, बात यहीं से करेंगे एम्ब्रियो से, क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर तो पीएससी होती है, ठीक है। अब एम्ब्रियो की जो पीएससी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती है, हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो हम कौन सी सेल उठाएंगे? प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल। मतलब कि हमें वो सेल उठानी है या हमें वो सेल लेनी है, स्टडी करनी है, जिससे ब्लड की सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। अब ये जो सेल होती है, ये जो सेल है, इसका दो जगह इसका मैच्योरेशन और डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दो जगह मैच्योरेशन और डेवलपमेंट होता है। पहले को हम बोलते हैं माइलोइड, MYELOID, माइलोइड स्टेम सेल, ठीक है, SC मतलब स्टेम सेल्स। पहली है माइलोइड स्टेम सेल, दूसरी है लिम्फोइड, LYMPHOID, लिम्फोइड स्टेम सेल, ठीक है। पहली है माइलोइड स्टेम सेल, दूसरी है लिम्फोइड, मतलब वो प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसका काम हो रहा है माइलोइड, और जो दूसरी टाइप होती है उसको बोलते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल। अब देखिए माइलोइड को क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रोथ कहाँ हो रही है इसकी, कहाँ ग्रोथ हो रही है? बोन मैरो में, बोन मैरो में इसका डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए हो गई माइलोइड। और यहाँ लिम्फ नोड्स में इसका डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए क्या होगी? लिम्फोइड स्टेम सेल होगी, ठीक है। जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ये इम्यूनिटी एंटीबॉडी और बॉडी का जो डिफेंस है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है लिम्फोइड, ठीक है। और माइलोइड क्या है ये मैं बताएगा आपको, अभी फर्दर इसे बनाते हैं, देखिएगा। अब एक टर्म मैंने आपको बताई नहीं, बाकी आप देखिए, एक टर्म होती है CFU, ठीक है। CFU का मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। अरे जब दूध गर्म करके उसके अंदर थोड़ा सा दही का जौन डालते हैं, तो उससे क्या होता है, जो छोटा सा जो अमाउंट होता है दही का, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्रो करता है। ग्रो करते 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 सुबह तक इतना ग्रो करता है कि वो दूध से दही कन्वर्ट कर देता है। दूध से दही कन्वर्ट कर देता है ना, तो वो जो क्या करता है, जो छोटा सा आपने एक ड्रॉप दही का डाला है, वो क्या करता है, अपनी कॉलोनीज बनाता है। माइक्रोब्स जो होते हैं वो कॉलोनीज बनाते हैं। वैसे ही कुछ सेल्स होती है जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स की जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स होती है, या जो नेक्स्ट पार्ट या जो नेक्स्ट स्टेज होती है, वो क्या करती है कि बहुत सारी कॉलोनीज बनाती है। कॉलोनीज में बल्क में सेल बनती है, कॉलोनीज बनाएगी। अब कॉलोनी जो वो जो सेल्स होती है जो कॉलोनी बनाती है, उनको क्या बोलते हैं? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। फॉर्मिंग मतलब बनाने वाली, यूनिट मतलब इकाई। तो वो इकाई जो कॉलोनीज बना लेती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, CFU।
तो ये वहीं से बढ़ रहा है CFU, ठीक है। अब मान लो कुछ सेल्स हैं, जैसे मान लो आपको आरबीसी बनानी है, बहुत सारी बॉडी को आरबीसी या बोन मैरो को आरबीसी बनानी है, तो आरबीसी की जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, CFU-E। ई स्टैंड्स फॉर इरिथ्रोसाइट्स, ई स्टैंड्स फॉर इरिथ्रोसाइट, ऐसे ही होता है। तो मतलब CFU-E किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के लिए। ऐसे ही CFU-GM, एक होता है GM, एक होती है GM, G for ग्रेनुलोसाइट्स, G for ग्रेनुलोसाइट्स और M for मोनोसाइट्स, ठीक है। CFU-G for ग्रेनुलोसाइट्स और M for मोनोसाइट्स, ठीक है। ऐसे ही एक होता है CFU-M, एक पर्टिकुलर होती है CFU-M, M is for मेगा, M stands for मेगा कैरियोब्लास्ट, ठीक है, मेगा कैरियोब्लास्ट। जहां देखो कैरियो आ रहा है, मेगा कैरियो, एक M, एक G के साथ जो M आ रहा है वो मोनोसाइट के लिए होता है, और जो पर्टिकुलरली जो मेगा M आ रहा है, पर्टिकुलरली M आ रहा है, वो M इज फॉर मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट, ठीक है। वो किसके लिए होता है, प्लेटलेट्स के लिए, थ्रोम्बोसाइट्स के लिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, माइलोइड स्टेम सेल होती है जो बोन मैरो में इसका डेवलपमेंट होता है, ये होती है 3 प्रकार की, स्पेशली ये होती है 3 प्रकार की। देखिए मैंने बताया था आपको CFU, अब जो माइलोइड स्टेम सेल है PHSC, इसकी सब पार्ट में बताया था। नेक्स्ट पार्ट जो कॉलोनी फॉर्म करती है, तो जो पहली कॉलोनी फॉर्म करती है, ये जो पहली CFU यूनिट है वो है CFU-E, ठीक। दूसरी जो कॉलोनी फॉर्म यूनिट है वो है CFU-M, ठीक। तीसरी जो कॉलोनी फॉर्म यूनिट है वो है CFU-G, ठीक है, कॉलोनी फॉर्म यूनिट GM, ये पर्टिकुलरली दोनों एक साथ है GM, ठीक है। अब देखिए 2 टर्म बता रहा हूँ, इसके बाद में आपको याद रखना तो रखिए, नहीं तो बस मैं जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ कि इसके बाद में ये क्या होती है, ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है ना, इनकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी मैंने बताया कि ये कॉलोनी बना सकती है जब ये मल्टीप्लाई करेंगी। कॉलोनी कब बनाएगी, जब मल्टीप्लाई करेंगी, अपने जो नंबर्स उसको बढ़ाएंगी, तभी तो कॉलोनी बनेगी। तो ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स होती है ये मल्टीप्लाई कर सकती है, इनमें एबिलिटी होती है मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करके क्या करेगी, जो CFU-E है ये प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनाएगी, मतलब इसको आपको याद नहीं रखना है, बस जस्ट आपको एक बता रहा हूँ टर्म्स ऐसे ही कि क्या हो सकता है। CFU के बारे में प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। इसकी नेक्स्ट होती है रेटिकुलोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट्स, और नेक्स्ट क्या होती है अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या होती है बताता हूँ आपको। ऐसे CFU-M होता है, इसकी नेक्स्ट होती है मेगा कैरियो ब्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट होती है मेगा कैरियो ब्लास्ट, मेगा कैरियो ब्लास्ट के बाद में मेगा कैरियो साइट, ठीक है। इसके बाद क्या बनता है अभी बताऊंगा, ठीक है। ऐसे CFU-GM, CFU-GM जो होती है, CFU-GM जो होती है इसकी, इसका मैंने आपको बताया था GM, तो G से क्या बनेगा, G से क्या बनेगा, ग्रेनुलोसाइट्स बनेगी, ग्रेनुलोसाइट्स। पहली ग्रेनुलोसाइट कौन सी है, पहली ग्रेनुलोसाइट कौन सी थी, पहली कौन सी थी, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स, जो CFU-GM जो पहली ग्रेनुलोसाइट है वो क्या बनाएगी, माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, पहली क्या बनाएगी माइलोब्लास्ट, दूसरी क्या बनाएगी इयोसिनोफिलिक माइलोब्लास्ट, इयोसिनोफिलिक माइलोब्लास्ट, तीसरी बनाएगी
बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट। ठीक है, पहली है माइलोब्लास्ट, दूसरी है इओसिनोफिलिक माइलोब्लास्ट, तीसरी बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट। ये है जी के पार्ट। ठीक है, अब एक अपने पास में था एम, एक तो अपने पास था एम, एक अपने पास में क्या था एम। एम क्या करेगा, जो CFU GM है, तो जी जो कोलोनिफॉर्म यूनिट थी इसके 3 यूनिट्स थी। इसके बाद में एम जो है, एम का क्या है मोनोब्लास्ट। ठीक है, मोनोब्लास्ट। अब देखिए मजे की बात बताता हूँ आपको, बोला था ना एक एक सेल बनाना सिखाऊंगा आपको, एक एक सेल। ई यानी इरिथ्रोसाइट्स। इसकी जो नेक्स्ट पोर्टल मतलब CFU ई जो अल्टीमेटली बनाएगा वो क्या बनाएगा, इरिथ्रोसाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं RBC। बन गई आपकी RBC। ठीक, CFU एम मेगा कैरियोब्लास्ट। मैंने कैरियोब्लास्ट आपको वहां बताया था, मेगा कैरियोब्लास्ट। ये जो सबसे अलग ही है ना, जो सबसे अलग कैरियोब्लास्ट, जहां कैरियो वर्ड आ रहा है वो क्या बनाएगा आपका थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए माइलोब्लास्ट। ये जो टर्म है माइलोब्लास्ट क्या करती है, माइलोब्लास्ट बनाएगी आपकी, देखो इओसिनोफिलिस माइलोब्लास्ट क्या करेगी, इओसिनोफिल्स बनाएगी, इओसिनोफिल्स। बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट क्या बनाएगी, बेसोफिल्स बनाएगी। ठीक है, एक इओसिनोफिल थी, एक बेसोफिल थी, और जो जिसकी पहले कुछ नहीं माइलोब्लास्ट, जो कोई किसी प्रकार की माइलोब्लास्ट नहीं है, ना एसिडिक सिस्टेम हो रही है ना बेसिक सिस्टेम हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे न्यूट्रोफिल। उसके बाद में तीसरे जो नेक्स्ट GM का जो पोर्शन था वो था मोनोब्लास्ट। ये क्या बनाएगी मोनोसाइट। अरे आपकी WBC सारी बन गई यार, आपकी WBC सारी बन गई है, WBC। ठीक, WBC सारी बन गई क्या, RBC बन गई, प्लेटलेट बन गई, WBC बन गई। एक WBC बनी है जो लिम्फोसाइट बनेगी, उसका मैं आपको अलग से बताता हूँ। ठीक है, लिम्फोसाइट जो बनेगी वो आपको अलग से बताता हूँ। ठीक है, देखिए लिम्फोइड स्टेम सेल, लिम्फोइड मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था जहाँ हम वो पढ़ रहे थे डेवलपमेंट या जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स का एक कंपोजिशन कंपोनेंट में पढ़ रहे थे। उसके अंदर मैंने आपको बताया था लिम्फोइड जो स्टेम सेल्स होती है, ये जो लिम्फोब्लास्ट होती है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो होती है वो कहाँ से उनका जनरेशन होता है। देखिए लिम्फोसाइट्स जो होती है वो क्या करती है, कहाँ से बनती है, लिम्फोइड स्टेम सेल्स। ठीक है, लिम्फोइड स्टेम सेल्स बनती है। यहाँ से क्या बनती है, यहाँ से लिम्फोसाइट्स। अब देखो पहले यहाँ क्या बनेगा, लिम्फोब्लास्ट, वही प्राइमरी स्ट्रक्चर लिम्फोइड मतलब इसके अंदर इसकी कोलोनिफॉर्म यूनिट यही है, इसकी कोलोनिफॉर्म यूनिट यही है लिम्फोब्लास्ट। ठीक है, लिम्फोब्लास्ट दो जगह जाकर डेवलपमेंट होगा इसका, एक होगा बोन मैरो में, ठीक है, एक होगा थाइमस में। ठीक है, जो लिम्फोब्लास्ट बोन मैरो के अंदर इसका मैच्योरेशन होगा उसको हम बोलेंगे बी लिम्फोसाइट। ठीक है, और जिसका थाइमस में होगा, जिसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैच्योरेशन थाइमस में, वो हम बोलेंगे टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे इन दोनों को इंक्लूड करके मैं यहाँ लिम्फोसाइट लिख सकता हूँ, लिम्फोसाइट दोनों बी और टी। ठीक है, तो ये तो 1 2 3 4 5 ये आपकी WBC बन गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपकी RBC पहले ही बन चुकी है और ये आपकी प्लेटलेट है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स दो बार जगह पे जाके डिवाइड होती है, जो दो जगह फॉर्मेशन इसका होता है, इस जो फॉर्मेशन और डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होता है।
एक माइलोइड होती है, एक लिम्फोइड होती है। माइलोइड स्टेम सेल्स में इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बोन मैरो में का डेवलपमेंट होता है। लिम्फोइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि लिम्फ नोड्स में का डेवलपमेंट या लिम्फ ऑर्गन में का डेवलपमेंट होता है, मैच्योरेशन होता है। माइलोइड के 3 सब पार्ट है। कॉलोनी फॉर्मेट ई जो अल्टीमेटली बनाएगी इरिथ्रोसाइट्स जिसको हम बोलते हैं आरबीसी। कॉलोनी फॉर्मेट एम जो अल्टीमेटली मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट और मेगा कैरियोसाइट अल्टीमेटली बनाएगी थ्रोम्बोसाइट्स जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। तीसरी थी जीएफ जो क्लस्टर में है, जो क्लस्टर में है उसके अंदर जी बनाएगी ग्रेनुलोसाइट्स जिसके अंदर माइलोब्लास्ट, इओसिनोफिलिक माइलोब्लास्ट और बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट से न्यूट्रोफिल बनेगा, इओसिनोफिलिक माइलोब्लास्ट से एसिडोफिल्स बनेगा या इओसिनोफिल बनेगा, और बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट से क्या बनेगा? बेसोफिल्स बनेगा। उसके बाद में लिम्फ, उसी का जो सब पार्ट था जी के बाद में एम, वो क्या बना रहा है? मोनोब्लास्ट। कॉलोनी फॉर्मेट मोनोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट से क्या बनेगी? मोनोसाइट्स। ठीक है, इसके बाद लिम्फोइड स्टेम सेल से क्या करेगा? लिम्फोब्लास्ट, उसकी कॉलोनी फॉर्मेट यूनिट ही लिम्फोब्लास्ट है। लिम्फोब्लास्ट का डेवलपमेंट 2 जगह होता है, एक बोन मेरो में, एक थाइमस में। ठीक है, थाइमस ऑर्गन में। ठीक है, जहाँ बोन मेरो में जिसका डेवलपमेंट हो रहा है उसको हमने बी लिम्फोसाइट नाम दे दिया। ठीक है, और थाइमस में जिसका डेवलपमेंट मैच्योरेशन है उसको हम टी लिम्फोसाइट नाम दे दिया। ठीक है, ये दोनों मिलके ये क्या करते हैं? लिम्फोसाइट, मतलब लिम्फोसाइट के सब पार्ट है। ऐसे ही करके डब्ल्यूबीसी बना लेगा। ये आपको मैंने बोला था एक एक सेल आपको बना के दिखाऊंगा। मैंने आरबीसी आपके सामने बना दिए, प्लेटलेट्स आपके सामने बना दिए, डब्ल्यूबीसी आपके सामने बना दिए, और डब्ल्यूबीसी के 5 सब पार्ट्स आपके सामने बना के रख दिए। ठीक है, अब एक छोटा सा आपको एक छोटा सा कंटेंट और एक छोटा सा यहीं पे एक डाटा और देना चाह रहा हूँ। वो क्या है? देखो, अब कौन कौन सी सेल की जरूरत कब कब पड़ेगी ये कौन डिसाइड करेगा? ये उनके रेस्पेक्टिव ऑर्गन डिसाइड करेंगे। तो ऊपर वाले ने या बॉडी की सिस्टम में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स दिए हुए हैं जो क्या करते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं, जो हॉर्मोन्स ये डिसाइड करते हैं कि कब किस सेल की जरूरत है। ठीक है, मान लो एनीमिया हो गया, एनीमिया हो गया तो एक किडनी से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोएटिन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईपीओ। अगर आपने कहीं जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है उनको पता होगा, एक इंजेक्शन लगता है ईपीओ। ठीक है, ईपीओ जो इंजेक्शन होता है वो किस लिए लगाते हैं? मान लो एनीमिया है या किडनी प्रॉपर इरिथ्रोपोएटिन सीक्रेट नहीं कर पा रही है, तो बोन मेरो को स्टिमुलेशन ही नहीं जा रहा है। जब स्टिमुलेशन नहीं जाएगा तो आरबीसी कहाँ से बनेगा? तो जो स्टिमुलेशन देने के लिए क्या करते हैं? ईपीओ जो हार्मोन होता है इसका इंजेक्शन लगाया जाता है इन अबनॉर्मल केसेस। और नॉर्मल फिजियोलॉजी के हिसाब से जब बॉडी कंपनसेट कर रही है तब क्या करेगा? जैसे मान लो ब्लड में आरबीसी का अमाउंट कम हुआ तो किडनी क्या करेगी? टक से मैसेज भेजेगी, सर प्लीज आरबीसी बनाइए, प्लीज आरबीसी बनाइए। ठीक है, वो क्या उस मैसेज को क्या बोलते हैं? हार्मोन सीक्रेट करेगी जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन जैसे ही बोन मैरो में जाएगा, बोन मैरो क्या करेगा? ताड़ से सीएफयू ई माइलोइड, माइलोइड स्टेम सेल क्या करेगी? बोन मैरो में है ना, बोन मैरो में माइलोइड स्टेम सेल है, ये क्या करेगी? अपनी इस वाली सेल्स को ना, इस वाली जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है इसको एक्टिवेट कर देगी। ताड़ ताड़ भागो भागो भागो, जल्दी से जनरेट करो, इरिथ्रोसाइट जनरेट करो, इरिथ्रोसाइट जनरेट। ठीक है, इरिथ्रोसाइट जनरेट होगी और इरिथ्रोसाइट्स बन जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगी हार्मोनल स्टिमुलेशन, हमें इसका देखना चाहिए हार्मोनल स्टिमुलेशन। यहीं पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आएगा। हार्मोनल स्टिमुलेशन अगर हम देखना चाहें तो इरिथ्रोसाइट्स जो होता है इसका हार्मोनल स्टिमुलेशन किससे मिलता है? किससे मिलता है? किडनी से, किडनी से। और हार्मोन का क्या नाम है? इरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, पोएसिस पोएटिन समझ में आ रहा है? जो पोएटिन मतलब जो हार्मोन स्टिमुलेट करेगा क्या बनाने के लिए? आरबीसी, उसको हम बोलेंगे इरिथ्रोपोएटिन। कहाँ से निकलता है? किडनी से। ठीक है, तो इरिथ्रोसाइट्स के फॉर्मेशन के लिए हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन, जो कहाँ से रिलीज होता है? किडनी से। इतना समझ आया? दूसरा, थ्रोम्बोसाइट्स के लिए एक ऐसे ही एक हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स का प्लेटलेट्स के लिए हार्मोन रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? लीवर से। कहाँ से रिलीज होता है? लीवर से। नाम क्या होता है? थ्रोम्बो क्या बनना है? थ्रोम्बोसाइट्स। और हार्मोन के लिए क्या है? ये जो फॉर्मेशन का जो मैसेज आया है उसको क्या क्या बोलते हैं? पोएटिन। जैसे इरिथ्रोपोएटिन में था वैसे यहाँ पे क्या आएगा? थ्रोम्बोपोएटिन।
ठीक है। थ्रोम्बोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन। थ्रोम्बोपोएटिन कहाँ से रिलीज होगा? लीवर से। किस लिए? थ्रोम्बोसाइट बनाने के लिए। ठीक है, ये दो उनके हार्मोन्स हो गए। अब डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी के लिए कोई हार्मोन स्पेशली की जरूरत नहीं होती है, बस कुछ केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, कुछ केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, कुछ साइटोकाइंस होते हैं। उन केमिकल मीडिएटर्स को साइटोकाइंस हम बोल सकते हैं। वो क्या करता है? बोन मैरो के अंदर ऐसा मैसेज भेजेंगे। कब भेजेंगे? जब मान लो बॉडी में इन्फेक्शन होता है, ठीक है, या जब बॉडी में एंटीजेंस का इन्वेजन होता है, तब हमारी बॉडी क्या करती है? कुछ टाइप के साइटोकाइंस रिलीज करती है, जिससे बोन मैरो को पता चलता है। बोन मैरो को पता चलता है कि बॉडी में डब्ल्यूबीसी की जरूरत ज्यादा है, मतलब फाइटिंग करवानी है, या फिर कुछ बाहर से अटैक हो गया जिसको हमें कंट्रोल करना है। तो वो किस टाइप के होते हैं? जैसे इंटरफेरोन्स जो बता रहा हूँ आपको, ये क्या है? साइटोकाइंस, जो बॉडी का रेस्पॉन्स सिस्टम बताता है, जैसे कि इंटरफेरोन्स, ठीक है। IF मतलब इंटरफेरोन्स। कुछ है इंटरल्यूकिन्स, ठीक है। ल्यूकिन क्या कहते हैं? जो ल्यूकोसाइट्स है उनके इंटरनल केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं। एक है IF इंटरफेरोन, इंटरल्यूकिन, एक होता है TNF। इतना बता दे रहा हूँ ना कि आपको मजा आएगा, बस आप इसको टाइम के साथ में रिवीजन करते रहेगा। TNF मतलब ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर। ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर ये क्या करता है? ये तीनों ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग मतलब जैसे ही सेल डेथ हो रही है, ट्यूमर का सॉरी सेल डेथ नहीं, सेल का एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है। ट्यूमर क्या होता है? पहले सेल का नंबर या साइज बढ़ेगा, उसके बाद में जैसे बढ़ेगा तो उसका ऑब्वियसली कोई चीज़ बढ़ेगी तो उसका डिग्रेडेशन, उसकी डेथ भी श्योर है। जैसे उसकी डेथ होते जाएगी तो एक वहाँ से एक वो निकलता है केमिकल मीडिएटर, ठीक है, जो क्या है? ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर। वो बताएगा कि बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सेल डेथ हुई है, आप कुछ ना कुछ करिए, ठीक है। तो बॉडी क्या करेगी? बोन मैरो क्या करेगा? डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन बढ़ा देगा। इससे कभी आपने देखा होगा, जो मेडिकल प्रोफेशन एडवांस उनके लिए बोल रहा हूँ, जब भी CBC करवाते हैं और अगर बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो क्या बढ़ता है? सबसे पहले अगर बॉडी में इन्फेक्शन है और आपने CBC करवाई है तो सबसे ज्यादा आपको क्या में देखने को मिलेगा? काउंट्स। काउंट मतलब डब्ल्यूबीसी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में इन्फेक्शन है, एंटीजन इन्वेजन किया हमें, बोन मैरो ने बोला कि मतलब बोन मैरो को मैसेज गया कि आप बस सिक्योरिटी भेजिए। सिक्योरिटी क्या? बॉडी की सिक्योरिटी मैंने बताया था आपको, डब्ल्यूबीसी है। वो क्या करेगा? तार्ड से इसको एक्टिवेट कर देगा, CFU G और M दोनों एक्टिवेट कर देगा। WBC दो ताक 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 WBC देगा, WBC बढ़ेगी, शूट करेगी। जैसे इसका साइज मतलब इसका नंबर बढ़ेगा, अल्टीमेटली इन सबका नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। उधर से जो लिम्फ नोड है, जो लिम्फोइड स्टेम सेल है, वो भी एक्टिवेट हो जाएगी। लिम्फोसाइट भेजिए, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, दोनों एंटीबॉडीज के लिए भेजिए। टी लिम्फोसाइट, टी किलर, टी हेल्पर, सबको एक्टिवेट कर देंगे, सबको भेज देंगे, ठीक है। तो इन सबके लिए जो एक्टिवेटर कौन है? इंटरफेरोन, इंटरल्यूकिन्स और ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये इनके क्या बोलते हैं? स्टिमुलेटर्स हैं। जैसे RBC का एरिथ्रोपोएटिन, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोपोएटिन, WBC के इंटरल्यूकिन, इंटरफेरोन और ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर्स, ठीक है। इतना समझ में आया? बोला था एक सेल बना के दिखाऊंगा। जितनी कोशिश मैं आपके लिए कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा एफर्ट डालिए। और मैं लिटरली आपसे यही चाहूँगा कि आपका जो प्रेजेंट है उसको न्यूज़पेपर की तरह काम में लीजिए। जितने भी रिसोर्सेज आपको जहाँ से मिल रहे हैं आपके फ्यूचर को अपलिफ्ट करने के लिए, आप उनको ग्रैब करिए, अपॉर्चुनिटी को टाइम के साथ में ग्रैब करिए। तब आपकी जो फ्यूचर है, जो क्वेश्चन पेपर आपका है, उसमें आप अच्छा दे पाएंगे। और ऑब्वियसली मैं तो चाहूँगा कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी लाइफ कभी टीच पेपर ना बने, ठीक है, एक अच्छा मार्क्स पेपर बने, ठीक है। इसी के साथ में बेस्ट विशेष, ऐसे ही लगे रहिए। रिवीजन टाइम के साथ में रिवीजन करते रहिए, आपको बड़ा मजा आता रहेगा। विद बेस्ट विशेष, जय।